हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं यार, इस बार यानी क्लास 9 से सोशल साइंस में आपका एक और सब्जेक्ट जुड़ गया है और जिस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। अब तुम कहोगे पहले क्या कम था यार, अब ये और इकोनॉमिक्स और जुड़ गया। अब भाई जुड़ गया तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जो किस में डील करे, भाई कोई भी चीज़ किस तरह से प्रोड्यूस होती है, उसकी खपत कैसे होती है और पैसे के ट्रांसफ़र से। ठीक है, अब बेटा जहाँ पैसे का लेन देन होगा वहाँ तो तुम्हें इंटरेस्ट आएगा ही, उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, पालमपुर नाम का कोई विलेज है ही नहीं। अब तुम कहोगे यार क्या सर इंग्लिश बाबा मजाक कर रहे हो हमारे साथ। स्टोरी का नाम है, चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और आप कह रहे हो पालमपुर नाम का कोई विलेज नहीं है। जी हाँ, देखो मैंने पालमपुर विलेज के ऊपर लिखा हुआ है हाइपोथेटिकल विलेज। जैसे आप जब मैथ्स करते हो तो मान लेते हो ना, लेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, तो ऐसी मान लिया गया है कि एक गाँव है उसका नाम पालमपुर है। ठीक है, और उस गांव के थ्रू हमें चीज़ें सिखाई गई हैं कि गांव में किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, लोगों का व्यापार क्या होता है, लोगों की फार्मिंग होती है। यहाँ पे एक लाइन देखो, वी कॉल पालमपुर एज अ हाइपोथेटिकल विलेज बिकॉज इट इज़ एन इमेजिनरी विलेज। हो सकता है आपके क्लास टीचर ये वाली बात आपको बताए ना, लेकिन आप लोग इस बात का बहुत ध्यान रखना कि हाइपोथेटिकल विलेज है क्योंकि ये इमेजिनरी विलेज है, सचमुच में है नहीं कोई। Here the purpose for this village is to introduce some basic concepts relating production। और यहाँ पे पालमपुर के बारे में बताने का जो मेन जो मोटो है वो ये है कि ताकि हम आपको इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बता सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मान के चलो हमें कोई चीज़ बनानी है। ठीक है, मान के चलो आपको घर में सूजी का हलवा बनाना है, तो सूजी का हलवा बनाने के लिए आपको सूजी भी चाहिए, घी भी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए, है ना, गैस भी लगेगी। ऐसे ही मान के चलो अगर मुझे मार्कर बनाना है, ठीक है, लिखने वाला मार्कर बनाना है, तो मुझे मार्कर बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, मार्कर बनाने के लिए इंक भी चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए, वो ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए, वहाँ वो फैक्ट्री चाहिए, वो लेबर चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि प्रोडक्शन से रिलेटेड बात चलेगी। रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहली रिक्वायरमेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो यहाँ पे, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बच्चा कहेगा सर हम बना रहे हैं मार्कर और ज़मीन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। मेरे भाई ज़मीन की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि वो जो मार्कर है बनेगा तो किसी फैक्ट्री में, और जो फैक्ट्री है हवा में तो तैरेगी नहीं, फैक्ट्री कहाँ पे डलेगी, ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी, लेबर। अब जब वो मार्कर बनेगा तो फैक्ट्री में बनेगा, जब फैक्ट्री में बनेगा तो फैक्ट्री में भाई गार्ड भी होता है, फैक्ट्री में टेक्निकल टीम भी होती है, कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग भी होते हैं और फिजिकल लेबर करने वाले लोग भी होते हैं, तो लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। दैट मीन्स द पीपल हु विल मेक दिस मार्कर बाय यूजिंग वेरियस टेक्नोलॉजी। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने एक फैक्ट्री का दिखाया है, देख लो फैक्ट्री में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। ठीक है, किसी का काम होगा उसमें इंक भरना, किसी का काम होगा उसमें कलर देना, किसी का काम होगा कुछ, किसी का काम होगा कुछ। तीसरा, फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब बच्चा कहेगा सर ये चीज़ तो समझ में आ गई कि लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिकल कैपिटल क्या होता है। फिजिकल कैपिटल इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यस, जब हम जैसे आपको चाय बनानी है, या अभी मैंने सूजी के हलवे का एग्जांपल लिया था, तो इनपुट दोगे ना, गैस भी जलाओगे, सूजी को भूनोगे भी, फिर उसमें पानी भी डालोगे, घी भी डालोगे, तो ये इनपुट है। दैट्स मीन व्हाट डू वी नीड इन फैक्ट्री टू मेक मार्कर इन फैक्ट्री। इसका मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें फैक्ट्री के अंदर मार्कर बनाने के लिए चाहिए। जैसे क्या क्या, अब पढ़ लेते हैं भाई। जो फिजिकल कैपिटल है वो दो तरह की है, एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल्स होते हैं टूल, मशीन्स एंड बिल्डिंग एटसेट्रा दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स। मतलब इस तरह की चीज़ जो एक बार ला के रख दी जाए, वो बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई टूल, जैसे हमारे घर में प्लास होता है, पेचकस होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर वगैरह, तो ये चीज़ रोज़ रोज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पैसा लगा दो सालों साल चलती हैं।
तो आपको दिखा भी रखा मैंने, ये टूल्स हो गया, ये मशीन हो गया, ये फैक्ट्री एक बार डल गई, ठीक है। तो इस तरह की कैपिटल जो फिक्स हो, मतलब एक बार लगा दो फिर वो बार बार लाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कहलाएगी फिक्स्ड कैपिटल। और यहाँ पे मैंने प्लास दिखा रखा है। प्लास से मुझे एक बचपन की कहानी याद आ रही है और ये बिल्कुल सच स्टोरी है। मेरे जो बड़े भाई हैं उनका नाम है राम। एक बार मैंने प्लास में रख के उनकी जो उंगली है वो दबा दी थी अपने बड़े भाई साहब की। उन्हें जो दर्द हुआ वो तो हुआ, लेकिन बाद में जो मेरी सुताई हुई, और ऐसी ऐसी जगह पे सुताई हुई है भाई साहब कि 6 दिन में बैठ नहीं पाया। अब आप समझ जाओ कहाँ कहाँ सुताई हुई है मेरी। दूसरी कैपिटल होती है वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड विच इज़ यूज्ड अप एंड देन देयर इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब यार देखो, मैंने कहा जो मशीन वगैरह है ना, जो मशीन है, जो टूल्स हैं, वो तो एक बार ला के रख दिए, बार बार वही यूज़ हो रही है ना, उसी से। ऐसा तो नहीं है एक मशीन ने एक मार्कर बनाया अब दूसरी मशीन आएगी, नहीं। लेकिन जो रॉ मटेरियल है, अब जैसे इंक है भाई, इंक तो बार बार ज़रूरत पड़ेगी, उस मार्कर को बनाने के लिए प्लास्टिक की तो बार बार ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो जो रॉ मटेरियल है। और जो पैसा है जो खर्च हो रहा है, अब तुम कहोगे पैसा कैसे सर, पैसा कैसे खर्च हो रहा है? भाई साहब पैसा उस रॉ मटेरियल को लाने में खर्च हो रहा है, प्लस वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है, वहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, वो भी तो महीने के महीने पैसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल द प्लास्टिक एंड द इंक विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक सच मार्कर्स वी नीड टाइम टू टाइम, है ना। जो भी हमें प्लास्टिक चाहिए या इंक चाहिए वो हमें चाहिए टाइम टू टाइम। अब चौथा देखो, चौथा है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? द स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पजेस्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल टू प्रोड्यूस द आउटपुट। यानी कि यहाँ पे मार्कर है। बच्चा कह रहा है इंग्लिश बाबा कुछ भी समझ में नहीं आया, अपनी तरीके से समझाओ। मेरे भाई जैसे मान के चलो मैं एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो क्या एक रिक्शे वाला भी कहेगा कि मैं केमिकल फैक्ट्री में काम करना चाहता हूँ, तो क्या वो वहाँ पे काम कर सकता है? भाई केमिकल फैक्ट्री में वो ही आदमी तो काम करेगा जिसके पास डिप्लोमा होगा, कोई सर्टिफिकेट होगा, जिसे केमिकल्स की नॉलेज होगी, जिसके पास वो स्किल होगा, वो प्रतिभा होगी। तो ये कह रहा है कि वो जो स्किल चाहिए, अब डेयरी फैक्ट्री में किसी को काम करना है, डेयरी में, ठीक है, तो उसके दूध की सारी नॉलेज होनी चाहिए, भैंसों की नॉलेज होनी चाहिए, गायों की नस्लों की नॉलेज होनी चाहिए। कोई आदमी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसे इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए उसके पास, तभी तो वो पढ़ा पाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल है वो नॉलेज जो लोगों के पास होती है किसी भी काम को करने के लिए, ताकि वो आउटपुट आ पाए। समझ गए? अब ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े, जो रिक्वायरमेंट है, इन्हें ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे नंबर 1 क्या था? लैंड था, हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने लेबर पढ़ लिया। तीसरा हमने फिजिकल कैपिटल पढ़ लिया, उसके 2 टाइप्स पढ़ लिए थे। और चौथा हमने ह्यूमन कैपिटल पढ़ दिया। जल्दी से समअप कर देता हूँ। लैंड चाहिए किसके लिए? जहाँ पे वो फैक्ट्री डलेगी। लेबर चाहिए जो उस फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे। फिजिकल कैपिटल हमने बता दिया 2 तरह की थी, फिक्स्ड और वर्किंग। फिक्स का मतलब एक बार जो मशीन ला के रख दी, एक बार जो टूल ला के रख दिया, वो लंबे सालों साल चल रहा है। दूसरा जो वर्किंग है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, इंक हो गया, इस केस में वो हमें बार बार चाहिए। और ह्यूमन कैपिटल, वो जो लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनके पास वो स्किल होना चाहिए, उन्हें वो चीज़ आनी चाहिए। अब बात आती है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में। सर पालमपुर की तो बात आ ही नहीं रही। अब यहाँ पे पालमपुर के एग्जाम्पल से हम एक्चुअली बात करेंगे जनरली गाँवों की। अब मैं अगर गाँव में बात करूँ तो गाँव में ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब हर आदमी इंजीनियर है, हर आदमी टीचर है। गाँव का जो मेन पेशा है, जो मेन ऑक्यूपेशन है, वो है फार्मिंग, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ विलेज। मोस्ट ऑफ द पीपल डू फार्मिंग इन विलेज। गाँव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। फार्मिंग इज़ देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम। भाई जाहिर सी बात है, जब वो एक ही काम करते हैं, फार्मिंग, खेती काम करते हैं, तो वो जो पैसा कमाते हैं वो भी केवल खेती से कमाते हैं। दे मेक मनी बाय देयर क्रॉप्स। अपनी फसल को बेच के पैसा कमाते हैं। और जितनी ज़्यादा फसल उगती है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जितनी ज़्यादा फसल होगी उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 वेज टू इंक्रीज यील्ड। यील्ड का मतलब होता है क्रॉप्स। किस तरह से, कौन से ऐसे 3 तरीके हैं जिनसे जो हमारी जो पैदावार है, जो हमारी फसल है, वो बढ़ाई जा सकती है। और ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, क्योंकि बेटा अगर ये क्वेश्चन तुमने गलत कर दिया तो तुम्हारे पापा जो एग्ज़ाम में पहले तुमसे बड़े प्यार करते हैं, फिर वो तुम्हें पेलेंगे। बेटा नहीं समझ में आ रहा? पहले तो ये देख लो पापा तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले कैसे बिहेव करते हैं। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा ये। और बेटा अगर तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब आया ना रिज़ल्ट,
तो वही पापा ये बन जाते हैं, टन 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 टन, बिफोर एग्ज़ाम पापा, आफ्टर रिजल्ट पापा। तो अगर तुम्हें नहीं पिटना तो ध्यान दे देना इन टॉपिक्स पे। पहला जो पॉइंट आपको शायद लग रहा होगा कि आप कहोगे सर अगर ज़्यादा पैदावार बढ़ानी है, ज़्यादा क्रॉप बढ़ानी है तो ऐसा करें, ज़्यादा ज़मीन पे ज़्यादा खेती करो। लेकिन हाँ, ये वाला पॉइंट वैसे तो दूर से देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन मेरे भाई लैंड जो है लिमिटेड है ना। आपको पता है लैंड को ये थोड़ी है कि हर साल बढ़ती जा रही है, लैंड तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, हर साल आपको पता ही है कितने मॉल्स, नई रोड, नई फैक्ट्री, ये सब बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, लैंड की और कमी आती जा रही है। तो अब आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है वो ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है आपको मल्टीपल क्रॉपिंग। किस तरह से क्रॉप्स बढ़ाई जाए। मल्टीपल का मतलब ही होता है 2 या 2 से ज़्यादा। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप इन वन अ पीस ऑफ लैंड ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब एक साल में एक लैंड पे जरूरी नहीं है केवल एक ही तरह की फसल उगाई जाए। वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है, एक तरफ मेज़ यानी मक्का हो रही है और दूसरी तरफ सोयाबीन हो रही है, तो ये क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग है। अगर एक फसल बर्बाद भी हो जाए तो दूसरी फसल बची हुई है। जैसे तुम्हारी होते हैं ना, मल्टीपल अकाउंट होते हैं तुम्हारे, स्कूल में तुमने सहेली अलग बना रखी है अपनी, ट्यूशन में अलग बना रखी है, पड़ोस में तुम्हारी अलग बना रखी है। तुम ये सोचते हो कि अगर एक रूठ गई तो कोई ना दूसरी है, ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का एग्जाम्पल देख लो, जैसे रेनी सीज़न आया तो हमने बाजरा उगा लिया, और अक्टूबर से दिसंबर तक लेके आलू उगा लिया, विंटर आई तो गेहूँ उगा लिया। तो इस तरह से मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही साल में एक ही धरती पे एक ही लैंड पे अलग अलग मल्टीपल क्रॉपिंग हो सकती है। और मल्टीपल में तो तुम महाराज उस्ताद होइए। मल्टीपल क्रॉपिंग के कभी कभी एडवांटेजेस भी लिखने को आ जाते हैं एग्जाम में कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो देख लो। विद मल्टीपल क्रॉपिंग द रिस्क ऑफ टोटल लॉस फ्रॉम द ड्रॉट, पेस्ट एंड डिसीजेज रिड्यूस। भाई अगर तुम्हारी मल्टीपल क्रॉपिंग होगी, अगर कोई फसल बर्बाद भी होगी तो जाहिर सी बात है आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वही वाला जो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर बताया। अगर एक नाराज हो भी गई तो तुम्हारे पास, फिर तुम समझते ही समझदार हो। इट गिव्स मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है। और जाहिर सी बात है भाई, एक धरती पे जहाँ एक लैंड पे जहाँ एक फसल हो रही थी एक साल में, वहाँ पे अगर 4 तरह की फसल होंगी तो प्रोडक्शन तो अपने आप बढ़ ही जाएगा। इंक्लूडिंग लेग्यूम्स इन द क्रॉपिंग पैटर्न्स हेल्प मेंटेन सॉइल। अगर हम लेग्यूम्स भी उगा लें तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, सॉइल की जो कैपेसिटी है वो अच्छी बनी रहती है। चलो, पहला पढ़ लिया हमने मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा क्या है, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। भाई एक तो पुराने फार्मिंग मेथड्स होते थे, बिल्कुल पुराने तरीके से काम हो रहा है। काव का जो डंग है, जो गाय भैंसों का जो गोबर है, वो यूज़ किया जा रहा है एज अ फर्टिलाइज़र। लेकिन अब पढ़ लेते हैं, अर्लियर काउ डंग वॉज बींग यूज एज फर्टिलाइजर्स। पहले क्या, जो काउ डंग है, देख रहे हो यहाँ पे ये कर रही है काउ, वो यूज़ किया जाता था। लेकिन नाउ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो कहीं ना कहीं इजी हैं स्प्रे करना, और इनसे जो प्रोडक्शन है वो भी हमारी बढ़ जाती है। और ये हुआ कब था, ये हुआ था 1960s में, जब इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं इसे हरित क्रांति, ठीक है। फार्मर्स वर टॉट अबाउट HYC सीड्स एंड वर एडवाइज टू यूज देम। उस टाइम पे किसानों को नई तरह के बीजों के बारे में बताया गया, और ये बताया गया अगर तुम HYC सीड यूज़ करते हो अपनी लैंड में तो तुम्हें ज़्यादा क्रॉप मिलेगी। द यूज़ ऑफ HYV, सॉरी ये HYC यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये HYV है, ठीक है। HYV सीड्स टुक प्लेस इन पंजाब एंड हरियाणा एट फर्स्ट। कोई पूछ ले कि भैया सबसे पहले कौन से स्टेट में HYV सीड का यूज़ हुआ, तो आपको ने आंसर देना है पंजाब में और हरियाणा में। एज अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट ये आया जब ये वाला सीड यूज़ किया गया कि वीट की यानी गेहूं की और राइस यानी कि चावल की खेती में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। HYV की फुल फॉर्म याद रखना, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, यानी ऐसे सीड्स जो हाई ईल्ड दें, मतलब ज़्यादा वो दें, आपको क्रॉप दें। दीज सीड्स वर गिवन 2.5, दीज सीड्स गिव 2.5 टाइम्स ईल्ड्स देन अर्लियर। अब देख रहे हो, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, मतलब इन वाले बीजों ने पुराने वाले बीजों के कंपैरिजन में 2.5 गुना ज़्यादा पैदावार दी है। इसका मतलब बढ़िया काम किया। तो पहला हो गया हमारा क्या,
मल्टीपल क्रॉपिंग। दूसरा हो गया हमारा क्या था हमारा दूसरा, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। और तीसरा हो गया हमारा यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स, जैसे ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ट्यूबवेल्स आ गए हैं, थ्रेशर्स आ गए हैं, तरह तरह के टूल आ गए हैं जिनसे ह्यूमन एफर्ट तो कम हो जाता है, लेबर की कम ज़रूरत पड़ती है और कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता है। वही वाली बात है यार, देखो अगर हम खेत को जोतने जाएंगे बैलों से और खेत को जोतेंगे एक ट्रैक्टर की हेल्प से, तो ओबियसली ट्रैक्टर से हम जल्दी काम कर सकते हैं। अब इरिगेशन अगर हम ट्यूबवेल से करेंगे तो जल्दी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। थ्रेशर की वजह मशीन से काम करेंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे 3 वेज थे जिसकी वजह से हम क्रॉप को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 1 मल्टीपल क्रॉपिंग, नंबर 2 यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स और नंबर 3 यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब डार्क साइड क्या है, कोई पूछे एग्जाम में आ जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के वैसे तो सारे फ़ायदे ही हुए कि भाई HYV सीड्स आ गए है ना, 2.5 गुना पैदावार होने लगी, लोगों को नई नई चीज़ बता दें, मल्टीपल क्रॉपिंग होने लगी, ठीक है। हरियाणा और पंजाब ने सबसे पहले अडॉप्ट किया, बाद में ये ऑल ओवर इंडिया अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन इसके नुकसान क्या थे? नुकसान है नंबर 1 HYV सीड्स मोर वाटर, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इन सीड्स को उगा तो दिया लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है। जिन बच्चों को नहीं पता पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। पेस्ट मीन्स होते हैं कीड़े, और ऐसी दवा, ऐसा केमिकल जो कीड़ों को मारे उसे बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब भाई साहब बार बार इतना केमिकल डाला जाएगा, फर्टिलाइजर्स डाले जाएंगे तो जाहिर सी बात है सॉइल पे भी उसका असर पड़ेगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब होती है। ट्यूबवेल इरिगेशन है रिड्यूस द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड। अब जो पानी का जो लेवल है, अब जाहिर सी बात है जब ट्यूबवेल से भाई साहब इतना सारा पानी वेस्ट होता है तो जो पानी का लेवल है वो भी नीचे चला गया है, मतलब पानी की भी शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो विलेज में जो लोग होते हैं, गांव में जो लोग होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। जनरली गांव के लोगों के पास या 4 तरह के फार्मर होते हैं, लैंडलेस फार्मर, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स। लैंडलेस फार्मर्स कौन होते हैं? जैसा कि शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसा फार्मर जो इतना गरीब होता है, ना ही जिसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती, वो एक एज ए मज़दूर काम करता है किसी दूसरे फार्मर के यहाँ, किसी रिच फार्मर के यहाँ, और उसे दिन के या हर महीने के पैसे मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से वो बेचारा अपने घर चलाता है। दूसरा स्मॉल फार्मर होते हैं। स्मॉल फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास या तो लैंड होती नहीं है और होती भी है तो बहुत जरासी सी होती है, लेकिन इनके पास कोई भी मॉडर्न, जैसे ना ही इनके पास खुद का कोई ट्रैक्टर होगा, ना ही थ्रेशर होगा, ना ट्यूबवेल होगी। इस तरह से ये खेती करते हैं जैसे तैसे, और ये भी कहीं ना कहीं इस तरह से खेती करके अपने घर को नहीं चला सकते, तो ये भी थोड़ा बहुत दूसरी जगह भी काम करते हैं ताकि इन्हें पैसा प्रॉपर मिलता रहे। तीसरे हैं मीडियम फार्मर्स। मीडियम फार्मर्स वो फार्मर हैं जिनके पास खुद की थोड़ी बहुत लैंड भी है, वो बस अपनी ही लैंड पे खेती कर लेते हैं, उसी से जो पैसा आता है अपने घर चला लेते हैं। और चौथा आता है भाई साहब लार्ज फार्मर्स, जैसे कि ये हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं और वो इतने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं कि वो खुद अपनी ज़मीन पे काम नहीं करते, वो नौकर रखते हैं या दूसरे फार्मर्स को रखते हैं अपने यहाँ काम करवाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे सरदार जी काम करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके बदले में वो उन्हें पैसा देते हैं, ठीक है। याद रहेगा ये सब, स्क्रीनशॉट लेके रखते जाओ। अब देख लो जल्दी से। स्मॉल फार्मर्स टेक लोन फ्रॉम रिच मैन ऑफ द विलेज और फ्रॉम बैंक ऑन हाई इंटरेस्ट। अब जो छोटे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, जिनके पास पैसा ही नहीं है, ना बीज लाने का पैसा है, ना कुछ करने का पैसा है, वो या तो, क्योंकि आजकल उनके भी अकाउंट खुल गए हैं बैंक में, सरकार ने उनके अकाउंट खोल दिए हैं, तो या तो वो बैंक से लोन ले लेते हैं या गांव के अंदर ही कोई सेठ वगैरह होता है जिसके पास पैसा होता है, वो उसी से हाई इंटरेस्ट पे पैसा ले लेते हैं, ठीक है। लार्ज फार्मर्स के बारे में बता दिया आपको। जो लार्ज फार्मर्स हैं इनके पास बहुत सारी ज़मीन होती है, पैसा भी होता है, और जब ये अपनी फसलों को बेचते हैं तो उससे इन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है जिसका यूज़ ये अगले साल की फसल को बोने के लिए करते हैं।
अब पढ़ लेते हैं फार्मिंग के अलावा ऐसे कौन कौन से काम हैं जो एक गांव में होते हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है पालमपुर, लेकिन ये सारे गांवों में अप्लीकेबल है। जैसे डेयरी का काम, भाई कोई गांव ऐसा होगा जिसमें दूध का काम ना हो, ठीक है, दूध का काम बहुत होता है। गाय भैंस लोग रखते हैं, फिर उनका दूध निकालते हैं सुबह शाम और उसे बेचते हैं और उससे 2 पैसे कमाते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा कभी शायद कुम्हार वगैरह, ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की अपनी छोटी मोटी कोई प्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे ये कुम्हार जो है घड़ा बना रहे हैं, कोई सुराही बना रहे हैं, उसकी से ये पैसा कमाते हैं। तीसरा, गांव में छोटे मोटे शॉपकीपर्स होते हैं। वो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, शहर जाते हैं, शहर से बल्क में एक साथ इकट्ठा सामान ले आते हैं और फिर उसे गांव में बेचते हैं, इस तरह से। और क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। भाई गांव के जो लोग हैं वो नौकरी करने के लिए शहर जाते हैं, बच्चे हैं वो पढ़ने शहर के कॉलेजेस वगैरह जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ये जुगाड़ दिखा रखा है, कुछ बच्चे आजकल के बच्चे जानते भी नहीं होंगे ये होता क्या है। हम तो बैठे हैं इसमें, 1-1 रुपये लेते थे, ठीक है, क्योंकि हम भी गाँव में पढ़े हैं। तो कुछ लोग मतलब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अपना लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 2 पैसे मिलते रहते हैं। तो यहीं पे ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और इस चैप्टर का जो मेन एम था वो आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें समझाना था, गांव से रिलेटेड चीज़ें समझाना था, ताकि आपको आगे के चैप्टर्स ईजिली समझ में आ जाएं। आई होप कि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का आपको समझ आ गया होगा। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा नंबर लिख लो 8059041145 80 590 411 45। जब भी आप क्लास 9 का कोई भी चैप्टर ढूंढते हो, जैसे पहला हिस्ट्री का चैप्टर था आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो आपको यूट्यूब में सर्च बार में लिखना है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बाय इंग्लिश बाबा, आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला चैप्टर चाहिए तो लिखोगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर बाय इंग्लिश बाबा। द फंदे हेड जो कि इंग्लिश का पहला चैप्टर है वो चाहिए तो लिखो द फंदे हेड बाय इंग्लिश बाबा। इस तरह से आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे।